नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। चलिए शुरुआत करते हैं। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जनसभा को संबोधित किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। भारत के सम्मान की बात है। पूरे विश्व के अंदर भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाली बात है। जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इस एपिसोड में और प्रत्येक एपिसोड में इन पर लोगों को बताया गया है। एक विचार किस प्रकार से सामाजिक सरोकारों का आधार बन जाता है, किस प्रकार से पूरे समाज को प्रेरित करने का काम करता है। मन की बात एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भी विषयों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है, सभी जन जागरण के लिए एक सशक्त माध्यम बने हैं और हमारे देश के नागरिकों पर, जिन लोगों ने भी मन की बात को सुना है, एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का उनके अंदर प्रभाव हुआ है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी है। हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की शक्ति बढ़ी है। हमारे उत्तराखंड के भी अनेक जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, हमारी महान विभूतियां हैं, हमारे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, उन सभी को इन कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक कार्यक्रम में उनको कहीं ना कहीं सम्मिलित करने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये टोपी पहनकर उन्होंने उस दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था, दुनिया को संबोधित किया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो उन्होंने किए हैं और इसके जरिए उन्होंने लोगों का भरोसा जीता है। और ये भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपने आप नहीं आता है, इसे कमाना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। और मोदी जी ने आज देश का दिल तो जीता ही है, दुनिया का भी दिल जीता है। आप देखिए कि जितने भी देश के दुनिया के सर्वे आ रहे हैं, उन सारे सर्वे में प्रधानमंत्री जी की रेटिंग विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की आ रही है, हर एक एपिसोड में, हर एक सर्वे में। और उसी भरोसे का प्रतिफल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार भी देश के अंदर लगातार बेहतर कार्य कर रही है। एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है, काम करने का तौर तरीका बदला है, परफेक्शन आया है, हर चीज में पारदर्शिता आई है। जो बच्चे पहली बार 18 साल के हो रहे हैं, पहली बार जब वो वोट करने जाएंगे तो उन्होंने देखा नहीं होगा कि 2004 से लेकर 2014 तक कौन सी सरकार थी। उस समय वो नहीं इन चीजों को समझ पाते होंगे क्योंकि बहुत छोटे रहे होंगे। और 2004 में पैदा होने वाले बच्चे तो वैसे भी जो है उन्होंने नहीं देखा होगा, जो 18 साल के आज हो रहे हैं, पहली बार मत का प्रयोग करने वाले हैं कि उस समय की सरकार किस प्रकार से घोटाला करती थी, किस प्रकार से लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम करती थी, तमाम प्रकार से लोगों के बीच में दरार डालने का काम करती थी। देश किस कार्य संस्कृति से गुजर रहा था, घपलों घोटालों को देश के नाम से हम जाने लगे थे। सड़कों की स्थिति क्या थी देश के अंदर, जो आज अच्छे अच्छे हाईवे बन गए हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं बन गई हैं, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अच्छे अच्छे आज एजुकेशन के फील्ड में, तमाम सारे नए जो काम आज हम सबके सामने हैं। तो वो नई पीढ़ी के सामने उस समय की स्थिति नहीं है। तब का भारत कैसा था, आज का भारत कैसा है, 2014 के भारत से जब हम तुलना करते हैं 2024 के भारत की, तो अंतर साफ दिखाई देता है। आज पूरे विश्व के अंदर जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हम कहते थे, हमारी संस्कृति कहती थी कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, हम तो समस्त संसार की चिंता करते हैं। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तुम कुटुंबकम। तो इस धारणा को मानने वाले, इसको धारणा को चरितार्थ करने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया।
बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा के लिए बजट पारित। बीकेटीसी ने यात्रा का बजट किया पारित। यात्रा और सुविधा के लिए करीबन 116.24 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है। बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्तावित आय 54,44,601, केदारनाथ के लिए 62 करोड़ 24,32,425 का बजट। मंदिरों का रख रखाव, नव निर्माण का होगा काम। कर्मचारियों के कल्याण समिति कई कार्यों पर रहेगा जोर। तो ये देहरादून से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्तावित तो तुषार गुप्ता इस समय लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तुषार, चारधाम यात्रा के लिए बजट पारित किया गया है, क्या जानकारी है? पारित किया गया है, जिसमें करीब 50 करोड़ का जो बद्रीनाथ के लिए जो जितनी भी विकास कार्य उसमें होने हैं, साथ साथ जितनी भी सुविधाएं जो यात्री हैं उनको देनी है। साथ साथ अगर मैं केदारनाथ की बात करूं तो केदारनाथ में करीब 60 करोड़ का जो बजट है वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है अभी से तैयारियों में लग गई है कि चारधाम यात्रा जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनके लिए सुगत हो, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि जो यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे वो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर पहुँचेंगे और श्रद्धालुओं की जो सुविधाएँ हैं उन्हें भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि साल भर साल ये देखा गया है जो यात्रियों की जो बढ़ोतरी है 20 से 30% हर साल देखी गई है। तो ऐसे में जो सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। कई जगह जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिसमें टॉयलेट्स होती हैं, पानी की व्यवस्थाएं होती है, रहने की व्यवस्था होती है, साथ साथ रास्ताओं का निर्माण होता है, कई नए रास्ते बनाए जाते हैं। ऐसे में उन्हें पहले से दुरुस्त किया जा रहा है। साथ साथ जो मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चना चलती है, जिस तरह से जितने भी कार्य वहाँ पर होते हैं, तो उनके लिए एक बजट बनाया जाता है पहले से बीकेटीसी द्वारा। और जो बजट है 116 करोड़ का ये बजट है, जिसमें से 10 करोड़ सरकार को भी दी जाएंगे जो मूलभूत सुविधाएं इसमें देंगी। तो कहीं ना कहीं जो बीकेटीसी है वो तैयार है चारधाम यात्रा की। मई के दूसरे हफ्ते से जो चारधाम यात्रा है वो शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो यात्री हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कई लोग अभी से बुकिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार है और बीकेटीसी है उन्होंने तैयारी अपने स्तर पर शुरू कर दी है। जी तुषार, करीबन 116 करोड़ से अधिक का ये बजट पास हुआ है, क्या खास है इसमें? देखिए, जो कर्मचारी थे बीकेटीसी के उनकी एक नियमावली बनाई गई थी जिसमें उनकी जो सैलरी है वो निर्धारित की गई थी और उनका जितना भी नियम रहने वाला है, कितना उन्हें डीए मिलने वाला है, किस तरह से उनका पूरी तरह से जो सैलरी का पूरा बेस रहेगा उसमें एक नया रहने वाला है कि किस तरह से ये पूरी प्रणाली काम करेगी। वहीं कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो कई सुविधाएँ हैं बीकेटीसी के द्वारा, या फिर जिस तरह से VIP दर्शन के तहत कल माफ़ कीजिएगा 2023 में हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ जो चंदा इकट्ठा हुआ है बीकेटीसी को, ताकि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में विकास कार्य हो सके। तो ऐसे में ई-कॉमर्स से अत्यधिक जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जो सुविधाएं ई-कॉमर्स के माध्यम से अत्यधिक दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू हो जाएगा। अप्रैल महीने से माना जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है चारधाम का वो शुरू हो जाएगा। तो तैयारियां अपने स्तर पर बीकेटीसी कर रहा है कि किस तरह जो सुविधाएं रहने वाली है यात्रियों के लिए, क्योंकि चारधाम अगर मैं मानूँ तो सभी देशवासियों के लिए एक तीर्थ यात्रा रहती है और सब इसे हिंदू धर्म में माने तो इसे एक कहा जाता है कि एक तीर्थ की अपने एक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर मानते हैं। और ऐसे में जब लोग इसकी यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा दी जाती है। तो ऐसे में सरकार द्वारा ये प्राथमिकता रखी जा रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं और कोई भी परेशानी यात्री को ना उठानी पड़े 2024 में। जी तुषार, लोगों के लिए क्या खास सुविधाएं देखने को मिलेंगी इस बजट में? देखिए, अगर इस बजट की बात की जाए तो मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले रहेगी, जिसमें टॉयलेट्स और साथ साथ जो पेयजल की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी। साथ साथ जो काउंटर्स हैं अत्यधिक इस बार लगाए जाएंगे ताकि कोई भी जो परेशानी है वो उठानी ना पड़े यात्रियों को रजिस्ट्रेशन और साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि पिछले अप्रैल से हमने देखा है कि जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है ताकि जो यात्री ऊपर जा रहे हैं उनकी जो काउंटिंग है वो ढंग से की जा
सके, और उसी के तहत ये रजिस्ट्रेशन की जो काउंटर्स है इस बार अत्यधिक लगाए जाएंगे। साथ साथ जो रहने की व्यवस्था है और जो रास्ते भर भंडारे होते हैं उस पर भी जो फूड्स वगैरह की जो सप्लाई होगी उसे अत्यधिक रखा जाएगा। तो ऐसे में जो बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें फोकस तो बजट पर ही रहने वाला है। लेकिन इस बार सीएम धामी दंगई के लिए नया विधेयक पास करने जा रहे हैं, जो कि दंगइयों की कमर तोड़ने का काम करेगा। इस विधानसभा सत्र में उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपलब्धियों पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। पहले भी कानून था, प्राइवेट संपत्ति को नष्ट करने पर पहले भी कानून था। सरकार इस कानून को लाकर जो लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनको दबाने का काम कर रही है, उन्हें डराने का काम कर रही है। वो जो है खुद ही अपने लोगों से तोड़फोड़ करवा के जो लोग प्रदर्शन करेंगे, जो विरोध करेंगे, उनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखने का काम करेंगे। इसलिए वो ये ऐसा विधेयक लेकर आ रहे हैं। इस विधेयक का कोई मतलब नहीं है। वो अंग्रेजों के जमाने में भी जो है भारतीयों को अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का, धरना देने का, जुलूस करने का अधिकार था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से यहाँ का धरना स्थल काला पानी पहुंचा दिया, उस दिन से उनका उद्देश्य साफ हो गया कि वो नहीं चाहती कि कोई अपनी बात रखे, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई बोले, कोई प्रदर्शन करे। जो प्रदर्शन करेगा उसको कुचल दिया जाएगा, उसका दमन कर दिया जाएगा। तो लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का दमन, मैं कह रहा हूँ ना आपको, संविधान को खत्म करने की ओर लगे हैं, और कितनी जल्दी से खत्म कर सके वो स्पीड पकड़ रहे हैं। इनमें कंपटीशन हो रखा है। उपद्रवियों के लिए, उग्रवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, समाज को तोड़ने वालों के लिए, इस देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने वालों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये बिल ला रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनकी छाती में कील ठोकने वाला होगा, क्योंकि उनसे जब इन सारी जो उन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग क्षतिग्रस्त किया है, जब उनसे वसूला जाएगा तो निश्चित रूप से जब वो जेल की सलाखों के अंदर होंगे और जो उनके पास उनसे वसूला जाएगा तो निश्चित रूप से उनके हौसले पस्त होंगे। इसलिए इस राज्य का स्वरूप न बिगड़े। मैं ये बहुत ही प्रशंसनीय काम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया जा रहा है। तुषार लगातार बने हुए हमारे साथ। तुषार, अब प्रदेश में दंगइयों पर शिकंजा कसने की तैयारी धामी सरकार ने पूरी कर ली है, क्या जानकारी है इस पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब विधानसभा सत्र आने वाला है और हल्द्वानी में जिस तरह से घटना बीते दिनों हमने देखी है, जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान जो सरकारी है और निजी जो लोग हैं उनको हुआ है, ऐसे में उनको उनकी कमर तोड़ने का काम ये विधेयक करने वाला है। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति जो वसूली विधेयक ये पास इस विधानसभा सत्र में होने वाला है, और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं वो यही रहने वाले हैं कि जो लोग होंगे जो धरना प्रदर्शन और साथ साथ विरोध के नाम पर जो लोग हैं, जो संपत्ति है उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होगी, उनसे वसूला जाएगा जितना भी उन्होंने नुकसान किया है, जितना भी उन्होंने दंगाई में अपना उपद्रव मचाया है, उस पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जो ये विधेयक होगा उनकी संपत्ति कुर्क करने का काम करेगा, और उन संपत्ति से जो कुर्क होगी और वो लोगों को जो जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, उनको प्रदान करने का कार्य करेगा। इसके लिए रिटायर्ड जज जब अगर ऐसा कुछ जब विधेयक बन जाएगा, जब कानून पास हो जाएगा, तो इसके बाद अगर कोई ऐसी घटना होती है हल्द्वानी के तहत पे, तो ऐसे में एक रिटायर्ड जज की की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, जिसमें ये पूरी संपत्ति की जिसने ये पूरा कार्य किया है, जिसने आरोपी हैं जो उपद्रव मचाते हैं, उनके ऊपर जांच बैठेगी, और लोग जो निजी लोग भी हैं, जो आम जनता है, वो भी उसमें फाइल कर सकती है। 3 महीने का उसमें समय दिया जाएगा आपको कि आपकी अगर दंगाई में अगर आपकी कोई संपत्ति नष्ट हुई है तो आपको इसमें जो पैसा है वो दिया जाएगा। तो इसके तहत बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर, पीएम आयुष्मान भारत की उत्तराखंड को सौगात पीएम मोदी देंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में 9 योजनाओं का तोहफा वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 36 करोड़ 26 लाख की योजनाओं की सौगात। 5 जिलों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण। हरिद्वार में शहरी सीएचसी का भी करेंगे लोकार्पण। ट्रांजिट हॉस्पिटल और क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। देहरादून के निजी हॉस्टल में
होटल में कार्यक्रम का आयोजन। तो ये देहरादून से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वर्चुअल माध्यम से करेंगे प्रधानमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास। देहरादून के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 36 करोड़ 26 लाख की योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बडकला में मंसूरी विधायक क्षेत्र के बूथ संख्या 76 में मन की बात का 110वां संस्करण सुना और पार्टी कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों को भी सुनवाया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में लोगों को नए कार्य करने और समाज के लिए अनेक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिरी में होती है। उन्होंने कहा कि ये संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रोचक जानकारियां देते हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज से संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी का जिक्र किया। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लोगों को जानकारी मिली है, इसलिए मन की बात कार्यक्रम को अवश्य सुनना चाहिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सभी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने की अपील भी की। प्रधानमंत्री जी के 110 में मन की बात एपिसोड को सुनने का मौका मिला और हम जितनी बार ही मन की बात सुनते हैं ऐसा कुछ नया हमें जानने को मिलता है, जिसका लाभ देश की जनता व समाज को मिलता है। जहां प्रधानमंत्री ने आज ड्रोन दीदी का जिक्र किया, उसके माध्यम से कुछ बहनों से भी संवाद किया और आज ड्रोन का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। खड़ी करो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सर्वेक्षण का क्षेत्र हो, और अब तो दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन के द्वारा दवाइयाँ भी भेजी जा रही हैं और सामान भेजा जा रहा है। उसके बारे में जानकारी आज यहाँ पर मिली और बकरी पालन को बढ़ावा देने का बात मोदी जी ने कही। जो स्कीम चल रही है उसकी जानकारी लोगों को नहीं है और आज क्योंकि जब बकरी 2 साल में 9-10 बच्चे दे देती है तो उसमें 5 बच्चे बैंक वाला रखता है और बाकी जो लाभार्थी है उसको मिलता है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक 26 फरवरी को आयोजित की जा रही है। बता दें कि जिसमें लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के प्रत्याशियों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि पार्टी ने हर लोकसभा सीट के लिए 2 पर्यवेक्षक की तैनाती की है, जिसमें टिकट के दावेदारों से संपर्क करके रिपोर्ट तैयार करनी होगी। वहीं पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और संसदीय बोर्ड की बैठक में ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्यक्ष के नाम पर फैसला लिया जाएगा, जिसमें यह साफ हो गया है कि जल्द ही भाजपा अपने प्रत्याशी लोकसभा में उतारने वाली है। आंतरिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ताओं की मन की इच्छा, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जो हमारा प्रदेश का संसदीय बोर्ड है, उसके माध्यम से नामों पर चर्चा होगी और उसके उपरांत जो हमारा हाईकमान है, संसदीय बोर्ड है, वही इन सब चीज़ों को फाइनल करेगा। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी प्रथम चरण में 5 लोकसभा में कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के लिए कार्यकर्ताओं की टोली गई है। उसके उपरांत कल संसदीय बोर्ड उत्तराखंड की बैठक होगी और उसके बाद संसदीय बोर्ड दिल्ली में इसका निर्णय होगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद, पिछली बार हमने 50% से अधिक वोट उत्तराखंड राज्य के अंदर प्राप्त किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ही नहीं दुनिया के नेता बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक खबर हरिद्वार से है, जहां एकमस कंपनी में कर्मचारियों को साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया गया। आपको बता दें कि इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से साइबर क्राइम अपराध भी बढ़ रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए आईपीएस जितेंद्र मेहरा ने बताया कि साइबर अपराध में अपराधी कोई भी हो सकता है। इसमें अपराधी दोस्त के नाम से और रिश्तेदारों के नाम से या फर्जी अकाउंट बनाकर भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ब्रेकिंग सेवा से सुरक्षित लाभ के लिए समय समय पर पासवर्ड
में बदलाव करना बहुत जरूरी है। किसी भी लिंक से ऐप को डाउनलोड ना करें। साथ ही बताया कि अनजान व्यक्ति से व्हाट्सएप पर बात भी नहीं करें। वहीं ऐप डाउनलोड करें और अन्य ठगी के तौर पर तरीके से बचने की जागरूकता के बारे में उन्होंने बताया। एकम्स कंपनी में अभियान चलाया है, क्योंकि हमारा अभियान चल रहा है तो उसी के तहत एकम्स के लोगों को, वहाँ के एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट के थे सब, लगभग 200 से 250 लोग थे, तो सबको साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक किया हमने। और किस तरह से उनको, अगर उनके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो आगे की कार्रवाई क्या करना है, किस तरह से उनको बचना है, दोनों ही चीज़ों पे हमने पूरा फोकस किया था। हमने उनके लिए एक प्रेजेंटेशन भी दी थी और काफ़ी सारे पॉइंट्स भी, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम उनको दे के आए हैं ताकि इससे वो साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रह सके। हाँ, हमने जो 1930 टोल फ्री नंबर है उसके बारे में बताया। कोई भी व्यक्ति अगर साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो उस पर तुरंत कॉल कर सकते हैं और हमारी साइबर सेल इस पे तुरंत एक्शन लेती है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा कार्यकर्ता लगातार वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार लगातार उन्हें आश्वासन दे रही है, जिसके बाद आशा वर्करों ने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा, फिर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए अल्टीमेट जारी कर दिया। जिसके बाद धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने मीडिया के रूबरू होते हुए बताया कि यदि सरकार ने अभी भी उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले समय में वे अनिश्चितकालीन धरने पर चली जाएंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी। बद्रीनाथ धाम में कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और समय समय पर जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बता दें कि अभी तक तकरीबन 2 फीट से अधिक बर्फ की चादर बिछ गई है, जिसमें भगवान बद्रीनाथ विशाल का धाम और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। खबर सीतारगंज से है, जहां पुलिस ने लूट की घटना का 7 ही घंटे में खुलासा कर दिया। बता दें कि पुलिस ने बताया कि 3 लोगों से एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी और 10,000 रुपये नकदी समेत एक मोबाइल फोन और अन्य कागज लूट ले गए थे। मामले में गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने उसका खुलासा महज 7 घंटे के भीतर कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि लूट के खुलासा करने वाली टीम को वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीएस ने 2,000 रुपये के इनाम का घोषणा की। महोदय के निर्देश पे उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक सूचना हम लोगों को मिली, जिसमें वादी द्वारा यह बताया गया कि उसके साथ ससैया में एक घटना कारित की है, लूट की घटना 3 लोगों के द्वारा। तो उसमें हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसकी अनावरण के लिए टीमों का गठन किया, क्योंकि हाईवे पे ये घटना कारित की गई थी, काफ़ी सेंसिटिव थी ये घटना। तो उसी तरह से उसका प्रोफेशनली रिस्पॉन्स करने के लिए सीओ सितारगंज, इंस्पेक्टर सितारगंज और एसएसआई सितारगंज के नेतृत्व में हम लोगों ने टीमों का गठन किया। और जो टीमें गठित हुई उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग करी और उसके आधार पे मात्र 7 घंटे में हमने इस घटना का खुलासा किया। देहरादून में गुलदार का दहशत देखने को मिल रही है। बता दें कि जिसे पकड़ने के लिए उत्तराखंड वन विभाग अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। वहीं गुलदार के पकड़े न जाने से बहुमूल्य क्षेत्र में अभी भी दहशत की स्थिति बनी हुई है। तभी डीएफओ मंसूरी वैभव सिंह ने कहा कि मानवीय वन्य जीवन संघर्ष की घटनाओं के होने के बाद से वन विभाग ने 24 लोगों को दल लगाकर गुलदार को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कहा कि पूरे क्षेत्र में कैमरे और पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक गुलदार का कोई भी हरकत देखने को नहीं मिली है। साथ ही कहा कि झाड़ियों के काटे जाने और पटाखों के छोड़े जाने से भी गुलदार वन क्षेत्र की तरफ चला गया था। विगत माह जो घटनाएं हुई थी मानव वन्यजीव संघर्ष की, उसके बाद से ही जो हमारी टीम है 24 लोगों का दल, वो निरंतर इस चीज में प्रयासरत है। पूरे क्षेत्र में कैमरे लगाए गए, पिंजरे लगाए गए, परंतु ये देखा जा रहा है कि गुलदार का मूवमेंट किसी भी कैमरे और किसी भी स्थान पे नहीं देखा गया। तो संभवतः जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं
उनके द्वारा जो गुलदार के संघर्ष की रोकथाम हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो झाड़ियों को कई जगह कटवाया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, कई जगह पटाखे वगैरह जो छोड़े गए हैं, तो संभवतः जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से गुलदार का मूवमेंट जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वन क्षेत्र की ओर हो चुका है। पर्यटक नगरी रानीखेत के चिलियानोला नगर पालिका का जनता ने घेराव किया। बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स थोपे जाने को लेकर जनता आक्रोश में है, जिसके चलते बाजार भी बंद रखा गया। साथ ही नगर पालिका की प्रशासन और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वरुण अग्रवाल ने बैठक बुलाई, जहां पर रानीखेत के लोगों ने जानकारी दी और साथ ही कैंट में मुफ्त पाकर नगर पालिका में शामिल होने के लिए लोगों ने 11 महीने से आंदोलित है, जिसके कारण चिल्लनोला की जनता नगरपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर नारेबाजी कर नगरपालिका को हटाने की मांग कर रही है। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सभी को संतुष्ट करते हुए कहा कि जांच किए जाने के बाद ही कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स नगरपालिका नहीं लगा रही है, ये शासन द्वारा लगाया जा रहा है, जो लोगों ही जिसकी दरें बहुत सामान्य हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।